हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न एजुकेशन में। और मैं विवेक आज आपके लिए इस वीडियो में फिर से डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है बाल विकास, उसके 2018 के पेपर्स का एनालिसिस करने के लिए आ चुका हूं। और स्टूडेंट्स, हमने अभी तक पिछले 2024 से लेकर और अभी 2017 तक के सभी क्वेश्चंस 2019 तक के सभी क्वेश्चंस पेपर को हमने एनालाइज कर लिया है। उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पे अपलोड है, आप चाहें तो उसे जाकर देख सकते हैं, है ना। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप किसी अपने सेमेस्टर में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो निश्चित ही आप सेमेस्टर भर पढ़िए, और यदि ऐसा किसी कारणों से नहीं कर पाए हैं तो निश्चित ही आप कम से कम 5 से 6 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है एनालाइज करके अच्छे से आप रिवाइज़ करें, पढ़ें, बिल्कुल याद कर लें। निश्चित ही आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो उसी के लिए हमने अपने चैनल पर अभी तक के सभी पेपर्स को हमने अपलोड कर दिया है वीडियो के माध्यम से, और साथ ही साथ उसका एनालाइज करने के साथ साथ हमने उसमें आने वाले सभी कॉन्सेप्ट को भी संक्षिप्त में समझा दिया है, जितना आपके लिए आवश्यक है। ठीक है, तो ऐसे ही नई नई वीडियोज़ के साथ हमारे साथ जुड़े रहें, और नई वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें, है ना। और अपने सुझावों को हमसे कमेंट के ज़रिए जो है आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इस 2018 के पेपर, जो कि फर्स्ट पेपर है बाल विकास, उसमें क्या आया हुआ था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कह रहा है कि किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहते हैं। गंभीर उथल पुथल की अवस्था है किशोरावस्था। ये जो कोटेशन है या कथन है किसका है? तो ये जो कथन है वो स्टेनले हॉल ने जो है वो कहा है, इसको आप याद रख लें, है ना। किशोरावस्था गंभीर उथल पुथल की अवस्था है, ये स्टेनले हॉल ने कहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ये जो यहाँ पर एक सूत्र लिखा हुआ है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, है ना। ये किस चीज़ का सूत्र है? इस सूत्र से किस चीज़ का मापन किया जाता है स्टूडेंट्स? ठीक, तो यह सूत्र जैसा कि आप जानते हैं ये बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र है, और इसे हम बुद्धि का मापन इसके द्वारा कर सकते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है कहलाता है। जब भी हम किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करते हैं तो हम कुछ नई चीज़ का निर्माण कर रहे हैं, किसी चीज़ का सृजन कर रहे हैं। सृजन, और इस सृजन करने की जो योग्यता है उसको हम कहते हैं सृजनात्मकता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा कि वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है वह सृजनात्मकता कहलाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं वैयक्तिक विभिन्नता। ये वैयक्तिक विभिन्नता कहलाती है, जिसे फ्रांसिस गाल्टन ने, है ना, फ्रांसिस गाल्टन नामक शिक्षा शास्त्री ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। ठीक है, और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति या बालक एक दूसरे से पूर्णतः एक समान नहीं हो सकता। किसी न किसी माने में, किसी न किसी आधार पर वह कुछ उस दूसरे से भिन्न ही होता है। शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, अभिवृत्ति, है ना, इत्यादि किसी न किसी आधार पर वह अवश्य ही एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, चाहे वो जुड़वा ट्विंस ही क्यों ना हो। तो इसी कॉन्सेप्ट को कहा गया वैयक्तिक विभिन्नता, और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा सही ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। कह रहा है संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व को कठिनाई होती है। यानी संज्ञानात्मक क्षमता
की कमी से व्यक्तित्व में किस तरह की कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। तो संज्ञानात्मक क्षमता का मतलब किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करना है ना। तो ये जो है आपके बौद्धिक विकास में कठिनाई पैदा कर देता है, ठीक है, क्योंकि संज्ञान जो है आपकी बुद्धि से संबंधित है, इंटेलिजेंस से संबंधित है, और जब संज्ञानात्मक क्षमता में कमी आती है तो बौद्धिक विकास में समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। सिगमंड फ्रॉयड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को क्या कहा जाता है। तो सिगमंड फ्रॉयड ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया स्टूडेंट्स, उसको हम मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। और इस मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में जो है सिगमंड फ्रॉयड ने मन का विश्लेषण किया, 3 भाग उसके बताए, चेतन, अर्धचेतन और अवचेतन मन, है ना। और इन्हीं 3 मनों के आधार पर संपूर्ण व्यक्तित्व की व्याख्या जो है सिगमंड फ्रॉयड ने की है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 पे पहुंचेंगे। कह रहा है परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना क्या कहलाता है। परोक्ष का मतलब होता है जो सामने नहीं है, हमारी आँखों के बिल्कुल सामने नहीं है, आँखों से ओझल है, अदृश्य है ना, तो वो परोक्ष कहलाता है। यानी हमारे प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष है, उसके संबंध में चिंतन करना कहलाता है। यानी जो चीज़ हमारे सामने है ही नहीं उसके संबंध में जब भी हम चिंतन करेंगे तो वो काल्पनिक हो जाएगा और इसे कहेंगे कल्पना, ठीक है। ये कल्पना है, बात समझ में आ गया। तो जब भी हम ऐसी वस्तुओं के बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं जो हमारे सामने नहीं है, वह कल्पना कहलाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। इसमें कहा गया किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है। जब भी समस्या का समाधान करने की बात आएगी और उसके लिए पूर्व में पहले से हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस, अनुभव होते हैं, उन अनुभवों के आधार पर जब हम समस्या के समाधान करने के लिए सोचते हैं तो यह तर्क कहलाता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, समस्या समाधान करने के लिए पूर्व अनुभवों के आधार पर सोचने और विचार करने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो तर्क करना कहलाती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कह रहा है कि किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है, ठीक है। जब भी कोई व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित करने की क्षमता जो है रखता है तो इसे मानसिक स्वास्थ्य हम कहते हैं ना, मेंटल हेल्थ कहते हैं, ठीक। चलिए यदि व्यक्ति का मेंटल हेल्थ जो है, मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है तो वह अपने आप को समायोजित कर लेता है, कुसमायोजित नहीं हो पाता और सामंजस्य के साथ सभी क्रियाओं को करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। कह रहा है सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाले वक्र रेखा को क्या कहते हैं, ठीक है। तो वक्र रेखा, और ऐसी वक्र रेखा जो सीखने की मात्रा और समय के बीच खींचा गया है, तो स्टूडेंट इसको कहते हैं अधिगम वक्र। क्या कहते हैं? अधिगम वक्र, लर्निंग कर्व, ठीक है। जो कि मैंने आपको पिछली सभी वीडियोस में ये जो है, जो भी हमने पेपर्स एनालाइज किया है, सब में ये क्वेश्चन आया हुआ है किसी न किसी रूप में। तो आप बिल्कुल इसको याद कर लीजिए। मैंने बताया था अधिगम के वक्र वे वक्र होते हैं जिन्हें हम ग्राफ के ऊपर एक्स और वाई एक्सिस के बीच खींचते हैं, है ना। और वाई एक्सिस पे होता है अधिगम, है ना, और एक्स एक्सिस पे जो होता है वह होता है आपका समय, है ना। यानी किसी भी अधिगम को करने में लिए गए समय के बीच जब भी हम ग्राफ खींचते हैं तो अधिगम का वक्र कहलाता है। और ये वक्र जो है वो 3 तरीके से प्राप्त होता है। एक उन्नतोदर, इसको बोलते हैं उन्नतोदर वक्र। एक और ग्राफ जो हमें प्राप्त होता है जो कि इधर से ऐसे प्राप्त होता है, जिसको बोलते हैं अवनतोदर। क्या बोलते हैं? अवनतोदर। और जब दोनों को मिला के ग्राफ प्राप्त होता है, कहीं ऊंचा, कहीं उभरा हुआ, कहीं दबा हुआ, तो इसको बोलते हैं मिश्रित वक्र। समझ में आ गया? ये मिश्रित वक्र है, ठीक। तो जब अधिगम तेज हो और समय कम लगे तो उन्नतोदर वक्र बनता है। जब अधिगम
कम हो लेकिन समय तेज़ी से बीते, अधिक समय में कम अधिगम हो तो अवनतोदर वक्र बनता है। और जब मिश्रित प्रकार का वक्र बनता है तो कभी अधिगम तेज होता है, समय कम लगता है, कभी समय अधिक लगता है और अधिगम धीरे होता है। तो इस स्थिति में मिश्रित वक्र बनता है। ठीक, तो अधिगम वक्र ये हो गया। ठीक है, इसी में देखिए दूसरा ऑप्शन पठार दिया हुआ है, तो ये पठार भी हम अधिगम के वक्र से ही पहचानते हैं। जब भी वक्र अधिगम के वक्र में वक्र न तो ऊपर जाए न ही नीचे जाए, बिल्कुल एक क्षैतिज स्थिति में चलता रहे, है ना। तो क्षैतिज स्थिति में जब भी चलेगा तो इसका बोलेंगे पठार, अधिगम का पठार। अधिगम का पठार तब बनता है जब बालक कुछ समय के बीतने के साथ साथ कुछ भी नहीं सीखता है, तो अधिगम के वक्र में अधिगम का पठार बनता है। ठीक है, चलिए अब ये तो हमने बार बार ये जो है हर एक क्वेश्चन जो है हर एक पेपर्स में पूछा हुआ है, बिल्कुल याद कर लीजिए। और मैं तो कहूँगा जितने भी पेपर्स अभी हमने कराए हैं उन सभी पेपर्स को बिल्कुल आप याद कर लीजिए। निश्चित ही इस पेपर में आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं होगी, अच्छे नंबर से आप पास हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीज़ों को जल्दी सीखता है, बिल्कुल, है ना। जब भी कोई विद्यार्थी कुछ सीखने के लिए एक्साइटेड रहेगा, तत्पर रहेगा, सीखना चाहेगा, तो वो बहुत जल्द ही उस चीज़ को सीख लेता है। यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? बिल्कुल, तो थॉर्नडाइक ने जो है बिल्ली पर अपना एक्सपेरिमेंट किया और अधिगम के 3 मुख्य नियम जो है उन्होंने दिए हैं, है ना। जो तीनों नियम जो हैं, 3 मुख्य नियम दिए हैं और तीनों नियमों को इस ऑप्शन में पहले, दूसरे, तीसरे में दे रखा है, लेकिन उनमें से हर एक नियम अलग बात को कहता है। जिसमें से यहाँ पर जो प्रश्न में कह रहा है कि सीखने के लिए जब बालक तत्पर होता है तो वह जल्दी सीख जाता है, ये बात जो है तत्परता का नियम जो है हमें बताती है। ठीक है ना, तत्परता का नियम हमें ये बताती है कि बालक यदि तत्पर है किसी चीज़ को सीखने के लिए तो वह निश्चित ही उस चीज़ को जल्दी और प्रभावशाली ढंग से सीख जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी जो 2 और नियम हैं जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है वो क्या होता है उसको भी यहीं देख लेते हैं। प्रभाव का नियम कहता है कि बालक जो कुछ भी सीख रहा है यदि उसके ऊपर सकारात्मक प्रभाव उसका पड़ता है, यदि बालक को उस कार्य को सीख कर संतोष का अनुभव होता है, अच्छा लगता है, तो वह उस कार्य को दोबारा जो है रिपीट करता है, दोबारा आगे भी सीखने की चेष्टा रखता है, सीखना चाहता है। ठीक है, वही चीज़ ऑप्शन नंबर 3 में जो दिया हुआ है, जो कि जो तीसरा नियम है हमारे थॉर्नडाइक का, है ना, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का। यहाँ पर अभ्यास का नियम ये कहता है कि सीखी गई विषय वस्तु को या किसी भी कार्य को जब हम सीखते हैं तो उसका जो है बार बार उसकी पुनरावृत्ति आवश्यक है। ठीक है, अभ्यास का नियम क्या कहता है? पुनरावृत्ति। ठीक है, हमें किसी भी सीखे गए कार्य को बार बार क्या करना चाहिए? रिपीट करना चाहिए, जिससे अधिगम और भी प्रबल होता जाता है। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने ये प्रयोग बिल्ली पे किया और उनके प्रयोग का नाम उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या फिर SR थ्योरी भी उसको कहते हैं। ठीक है ना, चलिए अब ये तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। 11 के बाद हम 12 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है वह हमारे संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिकों द्वारा या संज्ञानवाद की मूल धारणा है ना, या गेस्टाल्टवाद की मूल धारणा है। गेस्टाल्टवाद क्या है? ऐसे वैज्ञानिकों का समूह जो ये मानता है कि हम किसी भी चीज़ को सीखने के लिए पहले समस्या के समाधान पर निर्भर होते हैं। जब हमारे सामने कोई समस्या होती है, उस समस्या को सुलझाने के लिए, उसका समाधान प्राप्त करने के लिए हम उस परिस्थिति को जानते हैं जिस परिस्थिति में वो समस्या पैदा हुई है। पूरी परिस्थिति को जब हम देख लेते हैं तब हमारे मस्तिष्क के अंदर अचानक एक सूझ या इंसाइट पैदा होती है। उस सूझ के आधार पर हम समस्या के समाधान तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो प्रश्न हमसे पूछा है कि सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है, तो इसे सूझ का सिद्धांत या सूझ को हिंदी में अंतर्दृष्टि कहते हैं, इंसाइट कहते हैं। यह हमारा हो जाएगा अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत के अनुसार
हमें सीखने के लिए संपूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण करना होगा, और प्रत्यक्षीकरण करने के बाद समस्या समाधान के दौरान हम कुछ भी सीख सकते हैं। ठीक है, अर्थात सीखने के लिए सामने समस्या होनी जरूरी है, और उस समस्या के समाधान के लिए जिस परिस्थिति में वो समस्या पैदा हुई है उस परिस्थिति का संपूर्ण ज्ञान और प्रत्यक्षीकरण होना आवश्यक है। ठीक है, तो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है वो कोहलर ने दिया है, वुल्फगंग कोहलर ने, जो कि आपके सिलेबस में है। और कोहलर ने इस सिद्धांत के अंतर्गत जो भी एक्सपेरिमेंट किया वो चिंपैंजी पे किया, और वो चिंपैंजी जो है ना जो है उसका नाम सुल्तान था, है ना। और ये अफ्रीका के कैनरी द्वीप पर ये जो है एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की क्वेश्चंस पे पहुंचते हैं। साथ ही साथ ये देखिए यहाँ पर और भी 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। वो किसने दिए हैं? प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी उसको कहते हैं, SR थ्योरी भी इसको कहा जाता है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जिसको दिया है थॉर्नडाइक ने। और एक ये व्यवहारवादी सिद्धांत है, संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत जो है पावलोव ने दिया है, याद रखिएगा। किसने दिया? पावलोव ने दिया है ना। और ये जो है एक्सपेरिमेंट किया गया कुत्ते पर, किस पर? कुत्ते पर। इसको एस टाइप थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस टाइप थ्योरी। ठीक है, या इस पावलोव के इस सिद्धांत को संबद्ध प्रतिक्रिया के अलावा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, अनुकरण का सिद्धांत यानी दोहराने का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत जो है ये आपका तो स्टूडेंट्स ये जो अनुकरण का सिद्धांत है ये बहुत प्राचीन सिद्धांत है। इसको जो है प्लेटो ने जो है वो दिया था। ठीक है ना। तो चलिए हमारा सही ऑप्शन क्या था? 12वां का जो है क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 4, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 पे पहुंचते हैं। वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है, ऐसे वे प्रेरक जिसे व्यक्ति अपने प्रयासों द्वारा अपने जो है क्षमताओं से अपने जीवन में प्राप्त करता है, उसे अर्जित प्रेरक कहते हैं। याद रखिएगा, उसे क्या कहते हैं? अर्जित प्रेरक। ऐसे प्रेरक जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति से, अपने प्रयासों से, अपने अनुभव से प्राप्त करता है, कमाता है, अर्जन करता है, उसे अर्जित प्रेरक कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 जो है कह रहा है अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान। ये क्वेश्चन भी बार बार जो है पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। अधिगम, धारण, पुनः स्मरण और पहचान आदि किस प्रक्रिया के अंतर्गत आती हैं? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यह जो है स्मृति के अंतर्गत आता है। जब भी हमें स्मृति की बात करेगा, स्मृति के घटक या चरण की बात करेगा, तो आप यही जो है लिखेंगे भी, अगर कोई ऑप्शन आता है तो यही देंगे, है ना। सबसे पहला स्मृति का जो सबसे पहला चरण है वो अधिगम है, दूसरा चरण धारण, तीसरा पुनः स्मरण और चौथा जो है वो पहचान है। तो ये स्मृति के अंतर्गत आने वाले 4 चरण हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है देखते हैं। कह रहा है कि वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को 2 बराबर भागों में बांट देता है कहलाता है। ठीक है, तो दिए गए प्रदत्त में जो हमारे पास आंकड़े हैं उसको ठीक 2 बराबर भागों में बांटने के लिए बीच का कोई अंक हमें चाहिए, जिसके दाएं और बाएं और बराबर संख्या में अंक हों, है ना। तो ऐसा एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है मध्यिका। ठीक है, मध्यिका जो है दिए गए आंकड़ों को ठीक 2 बराबर भागों में बांट देती है, और मध्यिका वर्गीकृत प्राप्तांकों या क्रमबद्ध प्राप्तांकों के ठीक बीचों बीच में आने वाला अंक होता है। आपने इसको पढ़ा भी होगा। ठीक है, ये चीज़ है, वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को बराबर 2 भागों में बांटता है वो मध्यिका कहलाती है। चलिए अब आ चुके हैं हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न का जो सबसे पहला प्रश्न 16 दिया हुआ है, कह रहा है कि बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु क्या होती है। तो शैशवावस्था स्टूडेंट्स तब से शुरू होता है जब बालक जिस दिन जन्म ले लेता है, और जब वह 6 वर्ष का हो जाता है तो 6 वर्षों तक एक शैशवावस्था जो है वो चलती रहती है, यानी जन्म से लेकर 6 वर्ष तक शैशवावस्था आयु चलती रहती है। जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं? ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस बात को आप ध्यान रखेंगे, जन्म के समय सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जन्म के समय सिर्फ और सिर्फ एक संवेग जो है बालक के अंदर होता है,
है ना। जन्म के समय कितना संवेग होता है? एक संवेग। और उस संवेग का क्या नाम है स्टूडेंट्स? तो उस संवेग का नाम है उत्तेजना, ठीक है ना। उत्तेजना एक ऐसा संवेग है जो जन्म के समय से ही विद्यार्थियों के शिशुओं के अंदर होता है ना। और इस संवेग के आगे चलकर कई रूप जो है वो दिखाई देते हैं धीरे धीरे। यह संवेग, उत्तेजना वाला संवेग आगे चलकर कुछ समय बाद जो है वो जो है भय और डर, कष्ट इत्यादि में बदल जाता है ना। समझ में आ गया? ये चीज़ है। तो जन्म के समय शिशुओं के अंदर सिर्फ एक उत्तेजना नाम का संवेग पाया जाता है, ठीक है। अब ये आगे कह रहा है कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बहुकारक सिद्धांत या मल्टी फैक्टर थ्योरी। तो स्टूडेंट्स याद रखेंगे, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो आपके थॉर्नडाइक ने किया है ना। किसने किया है? थॉर्नडाइक ने। तो स्टूडेंट्स, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने किया है, ठीक है। और एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने अपने इस बुद्धि के सिद्धांत में बताया कि बुद्धि का कोई एक कारक नहीं हो सकता, बल्कि बुद्धि जो है वो अनेक स्वतंत्र कारकों से मिलकर बनती है, ठीक है। यानी छोटे छोटे कई जो है कारक होते हैं जिन कारकों को मिलाकर बुद्धि का निर्माण जो है वो होता है। इसलिए इसे हम बुद्धि का आणविक सिद्धांत भी कहते हैं, एटॉमिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 कह रहा है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, ठीक है। नाम अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। अंतर्मुखी से मतलब होता है जो व्यक्ति अपनी भावनाओं, विचारों और जो है व्यवहार को अपने अंदर ही समेट कर रखता है, अर्थात वो बातों को बाहर नहीं कहता है, अपने में ही जो है खोया रहता है। यानी कि वह मिलनसार नहीं होता, अपने आप में ही खोया रहता है, किसी भावना, विचार या बात को बाहर किसी से व्यक्त नहीं कर पाता, उसमें झिझकता है। ऐसे व्यक्ति को हम अंतर्मुखी व्यक्ति कहते हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व कहते हैं, ठीक है। अब कह रहा है सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो स्टूडेंट्स, इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जो बालक सामान्य बौद्धिक स्तर का होता है उसकी बुद्धि लब्धि 90 से 109 के बीच होती है, ठीक है ना। अब आइए हम ये देख लेते हैं कि कौन सी बुद्धि लब्धि की मात्रा कितनी होगी तो बालक किस स्तर का होगा। तो 70 से कम यदि बुद्धि लब्धि है तो वह जो है बौद्धिक विकलांगता मानी जाएगी। 70 से या 70 से 79 के बीच में है तो क्षीण बुद्धि, और 80 से 89 के बीच में है तो औसत से नीचे या मंद बुद्धि कहलाता है। 120 या उससे अधिक है तो श्रेष्ठ बुद्धि जो है वो कहलाती है, प्रतिभाशाली बुद्धि कहलाता है ना। और यदि अभी मैंने 90 से 109 के बीच जो बताया वो सामान्य बुद्धि लब्धि का बालक है। यदि 110 से 119 के बीच अगर है तो ये जो है बालक औसत बुद्धि का है, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो इस तरीके से बुद्धि के विभिन्न स्तर हैं। हमारा यहाँ पर सामान्य बुद्धि के लिए जो स्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है 90 से 109 के बीच, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 पे पहुँचते हैं। 21 जो कह रहा है, आइए देखते हैं कि बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले TAT परीक्षण का निर्माण किसने किया। तो ध्यान दिएगा स्टूडेंट्स, इस बुद्धि परीक्षण का निर्माण जो है, जो कि यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है TAT, ये बुद्धि परीक्षण नहीं है ना। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक यहाँ पर दिया हुआ है। ये एक व्यक्तित्व परीक्षण का एक प्रकार है जो कि हमारे प्रक्षेपीय विधियों के अंतर्गत आता है, ठीक है। और TAT का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। ये प्रश्न थोड़ा सा गलत यहाँ पर है ना। और इसका जो विकास है या निर्माण है वो मॉर्गन और मूरे नाम के मनोवैज्ञानिकों ने यहाँ पर किया है, ठीक है। तो TAT परीक्षण का निर्माण किसने किया?
मॉर्गन और मुरे, जो कि व्यक्तित्व परीक्षण की प्रक्षेपीय तकनीकों के अंतर्गत आने वाले व्यक्तित्व परीक्षण हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बालक के केंद्र में सामान्यतया कितने सूत्र होते हैं? तो बालक की जो कोशिका होती है, बालक की क्या किसी भी व्यक्ति की जो कोशिका होती है उसके केंद्र में कुल 23 जोड़ी सूत्र होते हैं। स्टूडेंट्स कितने जोड़ी? 23 जोड़ी, यानी 23 जोड़ी का मतलब हुआ अगर टोटल इसका गुणा करेंगे 46 जो है टोटल सूत्र होते हैं। तो या तो आप 46 या 46 कहिए या कहिए 23 जोड़ी सूत्र। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि अधिगम का स्थानांतरण संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। अधिगम का स्थानांतरण क्या है? तो स्टूडेंट्स यह भी क्वेश्चन बार बार हर एक परीक्षाओं में पूछा गया है, आपके हर एक सेमेस्टर एग्जाम्स में। तो अधिगम का स्थानांतरण है यदि एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान कौशल अथवा सामर्थ्य को किसी दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना ही अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, जैसे आपने जो है हिंदी भाषा सीखकर उसका प्रयोग आपने कविताएं लिखने में कर दिया तो यह एक अधिगम का स्थानांतरण हो गया। यदि आपने साइकिल चलाना सीखकर उसी के आधार पर बाइक चलाना सीख लिया तो वो भी अधिगम का स्थानांतरण हो गया। ठीक है, अब अधिगम स्थानांतरण भी कई तरीके से होता है। एक क्षैतिज स्थानांतरण और दूसरा ऊर्ध्व स्थानांतरण कहलाता है। ऊर्ध्व स्थानांतरण या वर्टिकल जो है ट्रांसफर, ये क्या होता है? तो ये जो है जब हम एक परिस्थिति में सीखे ज्ञान को उससे उच्च स्थिति में प्रयोग कर पाते हैं तो वो जो है वर्टिकल ट्रांसफर या स्थानांतरण कहलाता है। जैसे आपने हिंदी भाषा सीखी है और उसका उपयोग कविताएं और साहित्य लेखन में लगे तो ये ठीक है, लेकिन आपने हिंदी भाषा सीखकर उस पर आधारित किसी प्रश्न को हल कर दिया तो ये क्षैतिज स्थानांतरण हो गया। यदि आपने गणित सीखकर गणित के ही किसी विषय किसी अन्य प्रश्न को हल कर दिया, क्षैतिज स्थानांतरण हो गया। लेकिन गणित का उपयोग आपने किसी अनुसंधान कार्य में कर दिया तो ये ऊर्ध्व स्थानांतरण हो गया। कहने का मतलब ये कि एक परिस्थिति में सीखे ज्ञान को उससे उच्च किसी परिस्थिति में प्रयोग किया जाए तो वो ऊर्ध्व स्थानांतरण हो जाएगा। और क्षैतिज स्थानांतरण वह होगा जब हम उसी स्तर के किसी दूसरी परिस्थिति में ज्ञान का उपयोग कर दें। ठीक है, आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पे। कह रहा है कि बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के योग्य हो पाता है तो यह परिपक्वता या मैच्योरिटी कहलाती है। स्टूडेंट्स, जब विद्यार्थी की परिपक्वता क्या है? परिपक्वता वह जो कि समय पर किसी कार्य को करने के योग्य विद्यार्थी को या व्यक्ति को बनाती है, वही परिपक्वता कहलाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 चलेंगे। वैयक्तिक एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में मुख्य अंतर क्या है? ध्यान दीजिएगा, बुद्धि परीक्षण जो है वो दो तरीके के होते हैं यदि उनके प्रशासन को ध्यान में रखकर वर्गीकरण किया जाए। तो सबसे पहला जो है वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण, ये ऐसा बुद्धि परीक्षण होता है जिसमें एक बार में एक ही व्यक्ति पर बुद्धि परीक्षण का प्रशासन किया जाता है तो वो वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण हो जाएगा। कभी कभी हमें बहुत सारे व्यक्तियों का एक साथ बुद्धि परीक्षण करना होता है तो ऐसी स्थिति में हमें सामूहिक बुद्धि परीक्षण का उपयोग करना होगा। यही सबसे मुख्य अंतर है। ठीक है, अर्थात वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण एक बार में एक ही व्यक्ति का किया जाता है, लेकिन सामूहिक बुद्धि परीक्षण एक साथ समूह में कई व्यक्तियों का बुद्धि परीक्षण कर सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पे। ये क्वेश्चन नंबर 26 है कि पावलोव ने सीखने के संबंध में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था? तो पावलोव ने जो है कुत्ते के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, इनके सिद्धांत को जो है उद्दीपक प्रकार का सिद्धांत कहते हैं या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। इस पे क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में पूछ भी रखा है और हर एक सेमेस्टर में पूछा जाता है, हर एक ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की? स्टूडेंट्स, तो केवल कितने नियम की चर्चा की है? तो देखिए, थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग जो कि आपके बिल्ली के ऊपर किया गया था, वो बिल्ली के ऊपर किए गए प्रयोग से उन्होंने 3 मुख्य नियम दिए हैं जो कि नाम आके इसी पेपर के एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछ दिया था, है ना। तो उसमें 3 मुख्य नियमों का प्रतिपादन किया था, जिसमें से पहला है तत्परता, दूसरा अभ्यास और तीसरा प्रभाव का नियम। इसके अलावा थॉर्नडाइक ने अपने इस सिद्धांत में 5 गौड़ नियमों की भी चर्चा की है। ठीक है, थॉर्नडाइक ने क्या किया? 5 गौड़ नियमों की भी चर्चा यहाँ पर जो है की है। ठीक है, तो ये भी आप साथ के साथ जो है वो याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर कभी कभी परीक्षा में आपसे पूछ भी सकता है कि वो अधिगम के जो है 5 गौड़ नियम कौन कौन से हैं। तो थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की जब कुछ आलोचना हुई तो उस आलोचना को सुलझाने के लिए, आलोचना को कम करने के लिए उन्होंने 5 अधिगम के गौड़ नियम भी दिए। नाम आप सुन लीजिए। पहला जो गौड़ नियम है वह बहु अनुक्रिया का नियम है। दूसरा जो गौड़ नियम है वो मनोवृत्ति का नियम है।
तीसरा जो है वो है आंशिक क्रिया का नियम, चौथा जो है वो सादृश्यता का नियम, और पांचवा जो है वो चर्यात्मक रूपांतरण का नियम है। ठीक है, तो ये 5 गौण नियम है के रूप से आप है थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियमों की ही बात करता है। गौण नियम जब कहे तब आप उसको लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 कह रहा है कि 27 हो गया, 28 पर चलते हैं। कह रहा है प्यास, भूख, निद्रा और प्रतिष्ठा में कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अर्जित अभिप्रेरणा का मतलब जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अर्जित करता है, सीखता है ना। तो इन चारों अभिप्रेरकों में से जो प्रतिष्ठा नाम का अभिप्रेरक है वो अर्जित अभिप्रेरक है, क्योंकि प्रतिष्ठा जो है वो व्यक्ति अपने जीवन काल में सीखता है अर्जित करना। ठीक है, बाकी भूख, प्यास, निद्रा जो है वो जन्मजात प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है, तो जन्मजात प्रेरक और अर्जित प्रेरक दोनों में अंतर है। ठीक है, जन्मजात जो जन्म से ही होते हैं और अर्जित जो कि हम अपने जीवन में सीखते हैं। तो प्रतिष्ठा जो ऐसा प्रेरक है जो अपने जीवन में हम प्राप्त करते हैं, अर्जित करते हैं, इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है। यानी जब हम दोबारा पुनः स्मरण करने में असफल हो जाते हैं तो इसे विस्मरण या विस्मृति कहते हैं, भूल जाना, है ना। तो व्यक्ति किसी सीखी गई या याद की गई चीज़ को जब आवश्यकता पड़ने पर दोबारा में ला नहीं पाता है तो ऐसी स्थिति में इसे कहा जाएगा विस्मरण। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पर कह रहा है कि किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है। ठीक है, तो किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक आने वाली जो संख्या है वह बहुलांक या बहुलक कहलाती है। इसे जेड से जो है प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, या आप M0 या M0 से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो बहुलक, माध्य, माध्यिका, बहुलक ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं, और केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में एक माप बहुलांक जो कि समूह में सबसे अधिक बार जो प्राप्तांक आया होता है वही जो है आपका बहुलांक या बहुलक कहलाता है। तो 30वां का आंसर क्या हो जाएगा, बहुलक या बहुलांक। ठीक है, अब इस पेपर में जो है इसके लिए माफ़ी चाहेंगे कि इस पेपर में जो है दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्नों को यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसके लिए क्षमा। और आप जितने क्वेश्चन यहाँ पर हमने कराए हैं उसको आप इसी को जो है रिवाइज करिए, और बाकी पिछले जितने भी क्वेश्चन ने वीडियो पे अपलोड किए प्रीवियस ईयर के पेपर्स उसको जरूर जो है रिवाइज आप करेंगे, और आप कंपैरिजन करके देख लीजिए। आप देखेंगे कि 50 से 60% जो प्रश्न हैं वो फ्रिक्वेंटली जो है रिवाइज हो रहे हैं। ठीक है।